नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 89वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे थे। अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा में एलन चर्चिल सैंपल एलन चर्चिल सैंपल के विचार हमने पढ़ रहे थे। हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब उनकी जो संकल्पनाएं हैं या विचारधारा किस प्रकार की है उसके बारे में पढ़ेंगे। विचारधारा, इनकी जो विचारधारा है वो विशेषतः नियतिवाद से या पर्यावरणीय नियतिवाद से संबंधित मानी जाती है। पर्यावरणीय नियतिवादी विचारधारा की ये समर्थक रही हैं। पर्यावरणीय नियतिवाद से ये जुड़ी रही थी। पर्यावरणीय नियतिवाद पर्यावरणीय नियतिवाद या नियो डेटर्मिनिज्म इसको कहा जाता है। पर्यावरणीय नियतिवाद से संबंधित जो रैटजेल के विचार हैं, रैटजेल के विचारों को अंग्रेजी भाषा के जितने भी देश हैं उनमें प्रचारित करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। रैटजेल के विचार हैं वो कौन सी भाषा में थे? जर्मन जो भाषा है उसमें रैटजेल के विचार हैं, और एलन चर्चिल सैंपल ने अंग्रेजी भाषा के देशों में उनके विचारों को एक प्रकार से फैलाने का या उनके प्रचार प्रसार का कार्य इनके द्वारा किया गया था। यानी रैटजेल के नियतिवादी भौगोलिक चिंतन से बहुत ही प्रभावित थीं और उन्होंने अपने व्याख्यानों, लेखों, पुस्तकों के माध्यम से रैटजेल के जो विचार हैं या नियतिवादी विचारधारा है उसको आंग्ल भाषा के देशों में या अंग्रेजी भाषा के देशों में उनको फैलाने का भरपूर प्रयास इनके द्वारा किया गया। सैंपल की विचारधारा और अध्ययन पद्धति, सैंपल की जो विचारधारा और अध्ययन पद्धति की प्रमुख, एक प्रकार से रैटजेल की जो विचारधारा है उसकी प्रमुख प्रचारिका इनको हम कह सकते हैं। रैटजेल की विचारों की प्रमुख प्रचारिका, यानी इनके द्वारा खूब प्रचार प्रसार किया गया। रैटजेल की जो नियतिवादी विचारधारा है उसका कहीं ना कहीं ये पूर्णतः समर्थन करती थी। इनकी जो पुस्तक है भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव जो पुस्तक है उनमें, इस पुस्तक में इनके जो विचार हैं उनका इनके द्वारा खूब प्रचार प्रसार किया गया। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक में इन्होंने जो रैटजेल के विचार हैं उनको बहुत ही प्रचारित प्रसारित किया था। इसके विभिन्न जो भाग हैं पुस्तक के उसमें जो नियतिवादी विचारधारा है उसका खूब प्रचार प्रसार इनके द्वारा
किया गया। तो ये पर्यावरणीय नियतिवादी जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा अंग्रेजी भाषा के देशों में। इनके द्वारा यह भी संदेश दिया गया कि पृथ्वी तल के ऊपर जो मानव जीवन के सभी पक्ष जो हैं उनके ऊपर पर्यावरण का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। पृथ्वी तल पर मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर, मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष कौन कौन से हैं? मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष जैसे कि शारीरिक पक्ष है, व्यवसाय है, विचार है, शारीरिक पक्ष है, व्यवसाय, व्यापार, ये जो पक्ष हैं यानी मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष में जैसे शारीरिक पक्ष हो गया, व्यवसाय हो गया, व्यापार हो गया, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर मानव जीवन के इसके अलावा सांस्कृतिक पक्ष भी हम कह सकते हैं, सांस्कृतिक पक्ष या विश्वास, धर्म इत्यादि जो होते हैं उनके ऊपर भी किसका प्रभाव देखने को मिलता है? उसके प्राकृतिक पर्यावरण का। प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक वनस्पति है, जलवायु है, उच्चावच है, धरातल है, मृदा है, इन सभी चीज़ों का प्रभाव है वो मनुष्य के विचारों पर देखने को, मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं उनके ऊपर देखने को मिलता है। शारीरिक पक्ष पर किस प्रकार से सैंपल ने आगे जो शारीरिक पक्ष की जो शारीरिक बनावट है जलवायु के आधार पर या क्षेत्र विशेष के आधार पर, धरातलीय उच्चावच के आधार पर, उसके बारे में भी इनके द्वारा बताया गया। व्यवसाय, मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी किसके ऊपर आधारित होते हैं? मनुष्य के क्रियाकलाप वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण पर आधारित है। शारीरिक पक्ष में जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं उनको मजबूत पैर प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ऐसा सैंपल ने कहा। इसके अलावा व्यवसाय में जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो व्यवसाय में क्या करते हैं? पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय रहता है, पशुचारण उनके द्वारा मुख्यतः किया जाता है। इसके अलावा जो मैदानी भाग के लोग हैं उनके द्वारा कृषि कार्य है वो प्रमुख व्यवसाय के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पठारी भाग के लोग हैं खनन कार्य में लगे हुए मिलेंगे। इसके अलावा तटीय भाग के जो लोग हैं उनका जो मत्स्य पालन है या मत्स्य उद्योग में उनका ज़्यादा योगदान है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के लोग अलग अलग प्रकार के व्यवसायों से संबंधित देखने को मिलते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो हैं वो पालन है या इसके अलावा पर्यटन उद्योग में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी तल पर मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष के ऊपर वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। इस बात से स्पष्ट होता है कि एलन चर्चिल सैंपल जो हैं वो एक पूर्ण नियतिवादी विचारधारा का समर्थन करती थी या पूर्ण नियतिवादी विचारक थी एलन चर्चिल सैंपल। इसके बाद में इनके द्वारा सैंपल ने कठोर नियतिवाद की अनुयायी थी, हमने बात जानी। इसके बाद में क्या है, इन्होंने अपनी विचारधारा को अपनी जो प्रभावशाली लेखन शैली है उसके माध्यम से भी अपनी पुस्तक भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट जो पुस्तक है उनमें महत्वपूर्ण जो विचार थे नीतिवाद से संबंधित उनको बहुत ही अच्छे ढंग से इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनके द्वारा पुस्तक के आरंभ में एक बात लिखी गई कि मनुष्य भूतल की उपज है। मनुष्य क्या है? भूतल की उपज है। भूतल की उपज है। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ।
मनुष्य भूतल की उपज है। यानी मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई है? भूतल से ही मनुष्य की उत्पत्ति इन्होंने मानी है कि मनुष्य है वो पृथ्वी तल की एक प्रकार से उत्पत्ति इसको कहा गया है। उसकी मिट्टी की धूल है, इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य भूतल की उपज है। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है या पृथ्वी ने उसको पैदा किया है। इसका अभिप्राय केवल यह नहीं है कि कि वह पृथ्वी का बच्चा है। इतना ही नहीं कि इसका अभिप्राय हम ये माने कि मनुष्य को पृथ्वी का बच्चा इनके द्वारा माना गया है। उसकी मिट्टी की धूल है, उसका बच्चा है, उसकी मिट्टी की धूल है। इससे बढ़कर भी इसका अभिप्राय इनके द्वारा बताया गया है। इसका अभिप्राय यह भी है कि इसका अभिप्राय यह भी है कि उस पृथ्वी ने प्रकृति का पृथ्वी माता ने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है। इसका अभिप्राय यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है। केवल ये नहीं कह सकते, ये पर्यावरणीय नीतिवादी विचारधारा हम पढ़ रहे हैं साथ में इसका, तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य है वो भूतल की उपज है, या इसका अभिप्राय केवल ये नहीं है कि पृथ्वी तल का बच्चा है, उसकी मिट्टी या धूल का, उसकी मिट्टी की धूल है या उसकी धूल का कण हम इसको कह सकते हैं। इसका अभिप्राय यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके कार्यों को निर्धारित किया है, वह कौन से कार्य करेगा, उसके कार्यों को निर्धारित किया है। उसके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनका निर्धारण भी पृथ्वी के द्वारा किया गया है। उसके साथ साथ में उसके विचारों को एक विशेष दिशा प्रदान की है। उसके विचारों को दिशा प्रदान की है कि वह किस दिशा में आगे बढ़े, उसके लिए संभावनाएं पैदा की हैं एक प्रकार से। इससे उसके विचारों को एक दिशा मिली है। उसके सम्मुख कठिनाइयां भी उपस्थित की हैं, उसके सामने या सम्मुख कठिनाइयां उपस्थित की हैं। अब कठिनाइयां उपस्थित की हैं तो उसको एक शक्तिशाली शरीर दिया है, इसके अलावा उसको एक बुद्धि जो उसकी है उसको तीव्र बनाया है। कठिनाइयां उपस्थित की हैं जिन्होंने उसके शरीर को शक्तिशाली और बुद्धि को तीव्र बनाया है। कठिनाइयां उपस्थित की हैं जिन्होंने उसके शरीर को शक्तिशाली तथा बुद्धि को तीव्र बनाया है। अब कठिनाइयां उपस्थित की हैं तो मनुष्य ने उन कठिनाइयों के हल खोजने का हर संभव प्रयास किया है, जिससे उसका शरीर शक्तिशाली हुआ और उसकी बुद्धि है वो तीव्र हुई है। उसको सिंचाई और नौकायन की जो समस्याएं हैं वो उपस्थित की उसके सामने।
सिंचाई और नौकायन की समस्याएं उपस्थित की और मनुष्य ने उनके क्या हैं समाधान ढूंढे हैं। तो सिंचाई एवं नौकायन की समस्याएं उपस्थित की और उनके समाधान के लिए धीरे धीरे संकेत भी किए, साथ ही उपस्थित की तथा साथ ही समाधान हेतु संकेत भी दिए, जिनको देख करके मानव ने क्या है उसके आधार पर अपनी जो आविष्कार हैं वो किए। तो सिंचाई एवं नौकायन की समस्याएं उपस्थित की, तो साथ ही उनके समाधान के संकेत भी उपस्थित करे हैं। तो यह जो प्रकृति है वो उसके मांस, उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई, ऐसा इनके द्वारा माना गया है। प्रकृति उसके मांस, मस्तिष्क एवं शरीर में भी सम्मिलित हो गई है या प्रविष्ट हो गई है। तो ऐसा किसके द्वारा कहा गया है एलन चर्चिल सैंपुल के द्वारा, कि इन केवल यह नहीं माने कि मनुष्य भूतल की उपज है, उसकी धूल का कण है, बल्कि यह भी इसका अभिप्राय है कि मनुष्य को पृथ्वी ने जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसको जो उसके कार्य हैं उनको निर्धारित किया है, उसके विचारों को एक सही दिशा प्रदान की है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके और अपना विकास कर सके। सही दिशा उसके विचारों की दी है। उसके सामने कुछ ऐसी कठिनाइयां भी प्रस्तुत की हैं जिसके माध्यम से अपने शरीर को शक्तिशाली भी वो बना सके, तथा तीव्र कठिनाइयां उपस्थित की हैं जिससे क्या है शरीर को शक्तिशाली बनाया है उसने अपने, और उसके साथ साथ में अपनी बुद्धि को भी तीव्र बनाया। सिंचाई और नौकायन की समस्याएं उसके सामने उपस्थित की, जिससे क्या हुआ कि उस साथ साथ में उसने समस्या के समाधान के संकेत भी दिए, जैसे कि मनुष्य ने नहरें बना करके अपने जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वर्षा कम होती है, वहाँ तक जल को पहुँचाया है। प्रकृति ये कह सकते हैं कि प्रकृति मनुष्य के मांस, उसके शरीर, उसकी आत्मा तक क्या है, उसके मस्तिष्क तक उस प्रविष्ट है, यानी मनुष्य एवं प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य प्रकृति का बच्चा है, ऐसा किसके द्वारा माना गया है एलन चर्चिल सैंपुल के द्वारा ये माना गया है कि मनुष्य है वो पृथ्वी की उपज है, पृथ्वी का बच्चा इसे माना गया है, जिसका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है प्रकृति के द्वारा ही इसका पालन पोषण है वो किया जाता है। तो इस प्रकार के जो वक्तव्य हैं जिसमें सैंपल ने मनुष्य को पृथ्वी तल की उपज माना है या प्रकृति का एक प्रकार से दास हम कह सकते हैं माना है, तो ये विचार जो हैं उनकी पुस्तकों में हमें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेंगे। यानी एक प्रकार से कठोर नियतिवादी हम इनको कह सकते हैं। नियतिवाद का पूर्णतः समर्थन इनके द्वारा किया गया। सैंपल ने लिखा है कि प्रकृति ने जिस प्रकार का धरातल है, जिस प्रकार की परिस्थितियों में मनुष्य रहता है, उसी प्रकार की उसको विशेषताएं प्रदान की हैं। जैसे उनके अनुसार पर्वतों पर रहने वाले लोगों को प्रकृति ने, सैंपल के अनुसार पर्वतों पर रहने वाले लोगों को प्रकृति ने मजबूत पैर दिए हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि तटीय भाग के जो निवासी हैं, तटीय भाग के निवासियों को मजबूत भुजाएं प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हैं। अब मजबूत भुजाएं क्यों प्रदान की गई हैं? यहाँ पर इनके पैर हैं, उनको इतना ताकतवर न बना करके उसकी भुजाएं जो है उसको ताकतवर बनाया गया है ताकि वो क्या है नाव की पतवार चला सके, नाव को चला सके। मजबूत पैर क्यों दिए हैं प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले लोगों को? ताकि वो पर्वतों पर आसानी से चढ़ सके, इसलिए उनको मजबूत पैर प्रदान किए हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग विशेषताएं एक प्रकार से प्रकृति के द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई हैं उसके पर्यावरण के अनुसार। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि सैंपल ने ये माना है कि मनुष्य के शारीरिक गठन, उसकी कार्य कुशलता, मनुष्य के
मनुष्य के शारीरिक गठन एवं उसकी कार्य कुशलता, शारीरिक गठन एवं उसकी जो कार्य कुशलता है उसके ऊपर भी किसका प्रभाव है? प्राकृतिक पर्यावरण, या ये कह सकते हैं कि उसके संपूर्ण क्रियाकलापों पर, मनुष्य के शारीरिक गठन, उसकी कार्य कुशलता एवं संपूर्ण क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव होता है। प्रभाव देखने को मिलता है। तो संपूर्ण क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जो शारीरिक गठन है, उसकी कार्य कुशलता है, उसके संपूर्ण जो क्रियाकलाप हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण का ही परिणाम एक प्रकार से कह सकते हैं। तत्कालीन परिस्थिति में सैंपुल की जो विचारधारा है वो समसामयिक थी, यानी जैसे कि उस समय की भौगोलिक परिस्थितियां थी, उस समय मानव एवं पर्यावरण के संबंध थे, उसके ऊपर आधारित इन्होंने अपनी विचारधारा है उसको प्रस्तुत किया था। तो वहाँ ये कह सकते हैं कि भूगोल जगत जो है उस समय का समसामयिक भूगोल जगत है, उसके ऊपर इनकी विचारधारा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला। इन्होंने जो रेडजेल के विचार हैं जो कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक में इनके द्वारा लिखे गए थे, उनकी जो अध्ययन पद्धति है, उनके जो विचार हैं, उनकी नियतिवादी विचारधारा है, उसको संपूर्ण विश्व में एक प्रकार से प्रसारित इनके द्वारा किया गया था। रेडजेल ने जिस प्रकार से मानव एवं पर्यावरण के जो प्रभाव हैं, या मानव एवं पर्यावरण किस बार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इन चीज़ों पर भी बल दिया। तो इस प्रकार से मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप के ऊपर पर्यावरण का कितना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसको बताया एलन चर्चिल सैंपुल ने अपनी जो पुस्तक है उसके अंदर। मानवीय विकास और ऐतिहासिक संस्कारों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है मानव के विकास में, उसके बारे में भी रेडजेल के द्वारा बल दिया गया था। लेकिन सैंपुल ने इस बात को न स्वीकार करते हुए केवल पर्यावरणीय प्रभाव को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि रेडजेल ये मानता था कि मानवीय विकास में जो ऐतिहासिक संस्कार हैं उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उनके सामाजिक गठन का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन सैंपुल ने प्रारंभ में केवल प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव को ही महत्वपूर्ण माना था। अब उसके बाद में कुछ अंतिम वर्षों में सैंपुल ने भी इस विचार को स्वीकार किया। उनके द्वारा जैसे कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों का विवेचन, उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानवीय जो क्रियाकलाप हैं उनके प्रभावों की समीक्षा भी की थी। यानी जब भूमध्य सागरीय प्रदेश से संबंधित इनकी जो पुस्तक आई थी, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, 1931 में उसका प्रकाशन हुआ था इनकी मृत्यु से पूर्व। तो उसमें इन्होंने ये स्वीकार किया था कि पर्यावरण का प्रभाव तो देखने को मिलता ही है, उसके साथ साथ में मानव के क्रियाकलाप हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी मानवीय क्रियाकलापों को या मानव प्रकृति में किस प्रकार के परिवर्तन करता है उसको भी हमें स्वीकार करना होगा। यानी केवल पर्यावरण के द्वारा ही मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित नहीं किया जाता, इसके साथ साथ में जो मनुष्य है वो भी क्या है, अपने क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अपने विवेक एवं बुद्धि के अनुसार अपने जो विकल्प हैं उनका चुनाव मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो ये थी एलन चर्चिल सैंपुल की विचारधारा। धन्यवाद।